हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन, यहाँ पे दो टाइप्स के एसिलरेशन हमने लिखे हैं, एवरेज एसिलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। ठीक, आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन की परिभाषा ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं, जिसको कि हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक, अब एसिलरेशन को समझने से पहले वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में हमने आपको बताया दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप जानते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक डायरेक्शन उसकी फिक्स होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज होने के लिए, ये दो जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट में से अगर किसी एक में चेंज आता है, किसी एक में परिवर्तन होता है, तो इस वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, या मैग्नीट्यूड का अर्थ आप समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड में जब डायरेक्शन जुड़ जाता है तो वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बना है। यदि वेलोसिटी में हमको चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है, तो दो तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसके किसी एक कंपोनेंट में हम कोई बदलाव अगर ला दें तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों में परिवर्तन हो। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी स्पीड भी परिवर्तित हो रही है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तब भी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ उसकी गति में, किसी वस्तु की गति में या फिर उसके डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, एसिलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। अब आइए इसका फार्मूला हम देखते हैं। परिभाषा जो हमने बताई उसी परिभाषा के हिसाब से इसका हम फार्मूला से देखते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो t1 टाइम पे, t1 समय पे उसकी वेलोसिटी कितना है, v1 है। ठीक, और वो फिर आगे बढ़ी, जैसे यहां से सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पर एट t1, अगर इसके मान लीजिए t1 समय है और यहाँ पे जब वो b पे पहुंचती है तो वो उस समय हो चुका होता है t2। तो t1 पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और t2 पे उसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक, अब यहाँ पे एसिलरेशन की परिभाषा में हमने बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हम देखेंगे तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, पीरियड कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड जो होगा वो t2 माइनस t1। ठीक, ये दो चीजें निकल के आ गई, एक v2 माइनस v1 और एक t2 माइनस t1। ठीक, अब परिभाषा जो हमने बताई उसमें ये बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया एसेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ये है हमारा एसेलरेशन, त्वरण।
एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है। ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वही एक्सेलरेशन होता है, और इसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। ऊपर एरो लगाने का अर्थ ये है कि एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए समझते हैं। अच्छा, यहां पे जो शब्द यूज किए हमने, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, मतलब एक कोई समय अंतराल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वही एवरेज एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे ए को हम क्या कह सकते हैं, ए एवरेज एक्सीलरेशन भी है, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, ठीक। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, इसी को एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक। एक समय अंतराल में जब कोई चीज चेंजिंग वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तो उसको एवरेज में काउंट हम करते हैं कि ऑन एन एवरेज उस पूरे पथ पे, उस पूरे रास्ते पे एवरेज में क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन था उसको, ठीक है। तो एवरेज चेंज है ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पर नहीं है, बल्कि एक टाइम पीरियड की बात ये हो रही है। ये t2 माइनस t1 क्या है, टाइम पीरियड है। तो जब टाइम पीरियड की बात आएगी, जैसे हमने क्या बताया था, वेलोसिटी में बताया था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो वहां पे जो होता था, वहां पे भी ये इस चीज होता था कि t2 माइनस t1 एक समय अंतराल, एक टाइम पीरियड हम लेते थे, और उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी होता था, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता था, उसी को हम स्पीड और वेलोसिटी कहते थे, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है एक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अगला शब्द, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हिंदी में कहते हैं तात्कालिक त्वरण। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर क्षण पे, वो टाइम पीरियड नहीं है बल्कि एक टाइम है, एक फिक्स टाइम है। जैसे ये कहा जाए कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड है, 1 घंटे का, 1 आवर्स का टाइम पीरियड है। लेकिन एट 5 o'clock, 5 बजे, तो ये सिर्फ 5 क्या है, एक इंस्टेंट है, एक टाइम पे है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आप समझिए, यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, आप इसको समझिए। यहां इस चीज को लिखने का क्या अर्थ है, हमने जो ये सूत्र निकाला, जो ये फार्मूला दिया, ये एवरेज एक्सेलरेशन का, ये जो हम लिख रहे हैं ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी, वो बहुत 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 ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो 0 के बहुत निकट है। 0 तो नहीं है बट 0 के बहुत निकट है, ठीक है। तो ये एकदम टाइम पीरियड ना होकर के एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसीलिए डेल्टा टी। तो उसमें क्या होता है कि ये लिमिट डेल्टा टी जब टेंड्स टू 0 हो जाए, बहुत छोटे समय अंतराल की बात करते हैं अगर हम, कि इतना छोटा हो कि वो समय अंतराल में काउंट ही ना हो बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हम इंडिकेट करेंगे dv अपॉन dt, ठीक है। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt, ठीक। ये बहुत छोटे समय के लिए, ठीक, बहुत छोटे समय में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मुझे लगता है यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए हम इससे आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं हम, ठीक है। पहली चीज ये है कि इसका जो मात्रक होता है, यूनिट है, ठीक है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये फार्मूले से ही निकलता है। जैसे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एक तरीके से कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, और इसके नीचे एक टाइम तो ही है, तो इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले वगैरह यूनिट वगैरह ये फार्मूले से ही ये बनती है। तो इसलिए एक्सेलरेशन का जो यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है मीटर सेकंड टू द पावर -2। जब नीचे से ऊपर आ जाएगा एस स्क्वायर तो वो -2 पावर हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो क्या होता है, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो सेम होती है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वही चेंज इन वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है। ठीक, तो ये एक कभी भी, हालांकि इसका वैसा कोई यूज नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है और चेंज इन वेलोसिटी जो की डायरेक्शन होती है उसमें क्या रिलेशन, क्या वो सेम होती है, अलग विपरीत होती है, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, या कैसे? तो वहां पे ये सेम है। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, डायरेक्शन सेम होती है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जब सीधी रेखा में गमन करती है, मूव करती है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों सेम होता है। अगर ये हम यहां ये कहें कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी। एक चीज और है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगी, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक, तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। एक चीज और समझ लें, अगर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन हमने बताया दो वजहों से, दो कारणों से एक्सेलरेशन हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी दो कारणों से हो सकती है। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, अगर एक्सीलरेशन जो है हमारा एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन का वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। यानी एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसमें जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसके चेंज होने की वजह से ही क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस केस में जो एक्सीलरेशन का वेक्टर होगा वो वेलोसिटी के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसको एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेकर के हम समझा रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे जब कोई बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। जैसे ये कोई बॉडी अगर इस सर्किल पर मूव कर रही है, ठीक है, अगर इस पर मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन अगर उसमें प्रोड्यूस, इसमें यूनिफॉर्म यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। स्पीड क्या है, ये मान लिया सेंटर O है, इसी के इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट A है, सपोज वो मूव कर रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा, फिर भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक, वेलोसिटी में चेंज जब होता है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पीड में चेंज हो या वेलोसिटी में चेंज हो। तो यहाँ पे स्पीड में चेंजिंग नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं है, बल्कि डायरेक्शन में चेंजिंग है। तो डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और इस एक्सेलरेशन, ये जैसे वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये, ठीक, और एक्सीलरेशन जो होगा ये इस पे लगेगा, ठीक है, ये इसके सेंटर पे, सेंटर की ओर, इसकी डायरेक्शन ये ए वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो सेंटर की ओर होगी, और ये क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज अभी हमने बताया कि अगर वेलोसिटी का एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब आइए इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए ये जो इक्वेशन हम बताने जा रहे हैं वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, जो हम इक्वेशंस बताने जा रहे हैं, तीन इक्वेशंस हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में हमने बताया कि एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये होता है। ठीक है, dv अपॉन dt। अच्छा, एक चीज और जान ले आप कि जब भी बात होगी एक्सेलरेशन कहा जाए या स्पीड कहा जाए या वेलोसिटी कहा जाए, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वही माना जाता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमने लिखा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने लिखा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहां से हम क्या करेंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a dt इज इक्वल टू dv, या इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब ये कर लीजिए कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि t इज इक्वल टू 0, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी अगर v इज इक्वल टू, यानी उसकी वेलोसिटी उस टाइम क्या है, u है। ठीक, अगर t इज इक्वल टू 0 है, 0 से हम लेना शुरू करें, और अगर ये मान लें कि उसके वेलोसिटी उस टाइम क्या है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u है, ठीक, और t इज इक्वल टू मान लिया t टाइम पर क्या है, उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू v।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब t 0 होता है तो वेलोसिटी u होती है, जब t के बराबर होता है यानी कुछ फिक्स टाइम होगा, उस टाइम उसकी वेलोसिटी सपोज फाइनल वेलोसिटी v है। अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u v। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ बताना काफी वो है, आप इसका बस ये फार्मूला देखिए कैसे ये होता है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, और इसकी लिमिट है u से v तक, ठीक। तो ये dv हो गया, और इधर हो गया इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0, ठीक। ये 0 और यहाँ पे t, ये जो लिमिट हमने बताई है t इज इक्वल टू 0, फिर t इज इक्वल टू t, 0 से t, और v इज इक्वल टू स्टार्टिंग में u है और लास्ट में क्या है v इज इक्वल टू v, ठीक। और ये हो गया a dt, ठीक। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका, देखिए इसका एक इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है सिर्फ dx का इंटीग्रेशन जो होता है, dx का इंटीग्रेशन वो x होता है, ठीक है। और जो लिमिट रहती है वो लिमिट ऊपर और नीचे लगा देते हैं, अगर यहाँ पे u है तो u और ये v है तो v, ठीक है। इसी तरीके से आइए देखते हैं, जैसे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा v, ठीक। थोड़ा इधर से लिखते हैं, ये आ जाएगा v, इंटीग्रेट करेंगे, और इसकी लिमिट जो है दिया हुआ है u से लेकर v तक, u और ये हो गया v, ठीक। और इधर इंटीग्रेशन करेंगे, a जो कि कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा t, जैसे इधर v आया इधर t आ जाएगा, t, और ये 0 से लेकर t तक, ठीक। यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा v माइनस u, और ये हो जाएगा a t, इसको इधर ले जाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट ये लगा होगा, ये जो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन को कभी हम अलग से बता देंगे। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस ये है कि जैसे अगर x है, ठीक है, x है तो x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, ठीक है, dx, x का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो जिसकी पावर रहती है उसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसकी पावर x की 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, तो x की पावर 1 है तो x में पावर में 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो आएगा 1 प्लस 1 आया वही नीचे भी 1 प्लस 1 यानी 2, यानी x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन। अगर कुछ नहीं है, सपोज dx लिखा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे 1 है, ठीक। अब जब 1 है, इसका मतलब 1 कब होता है, किसी संख्या पर जब 0 होता है, 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे dx के साथ, d के साथ x लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी अंक या जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहेगा। इसको यानी कि और लिखा जा सकता है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx। ये जो है एक्चुअल में ये इसी के बराबर है, dx के बराबर ही है, ये तीनों चीजें सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो dx की, इंटीग्रल dx की वैल्यू है वही इंटीग्रल 1 dx की है, वही इंटीग्रल x टू द पावर 0 dx की है। अब यही सेम लगाएंगे फार्मूला, x टू द पावर 0 प्लस 1 और नीचे 0 प्लस 1, ये हो जाएगा सॉल्व होके x टू द पावर 1 यानी x हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही चीज हमने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन, ठीक। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, हमने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक। जहां भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ds इज इक्वल टू v dt, ठीक। अब t इज इक्वल टू 0 पे इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक।
t इज इक्वल टू जीरो पर s इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन में जीरो पे रहेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक। और t इज इक्वल टू t पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू s, ठीक। ये मान लिया जाए कि अगर समय जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, समय t हो गया या तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ करके क्या हो गया, s हो गया, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक चीज और पहले थोड़ा सा और क्लियर कर लें, यहाँ पे इक्वेशन इसको एक ना मान करके आपको हमने पहली इक्वेशन बताया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसमें क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और कोष्टक से बाहर dt, ठीक। अब चलते हैं t इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और t इज इक्वल टू t लेंगे, अगर हम t बराबर t माने तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि s है, s इज इक्वल टू s, ठीक। अब इक्वेशन नंबर इसको एक मान करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू s, ठीक। और ये हो जाएगा ds और इधर इंटीग्रेशन होगा t इज इक्वल टू जीरो टू t, ठीक। ये हो जाएगा u प्लस ए टी और ये कोष्टक से बाहर dt, ठीक। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, आइए देखते हैं, यहां से ऊपर लिखते हैं। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, इधर तो आ जाएगा s, इंटीग्रेशन जीरो टू s। दूसरी साइड में ये दोनों का सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट का मतलब ये होगा जीरो टू t u dt प्लस जीरो टू t a t dt, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा s माइनस जीरो, ठीक। और ये हो जाएगा ut, u तो कांस्टेंट है और t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू जीरो टू t और प्लस यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई टू और इसके बाहर हो जाएगा जीरो टू t, ठीक। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगा ut, ठीक है, सिंपली। और ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरी हम बता देते हैं, तीसरी इक्वेशन, तीसरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने बताया a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। क्यों, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते होंगे किसी भी इक्वेशन में या किसी भी आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में उसके अंश और हर में अगर समान अंक या समान वेरिएबल से गुणा कर दिया जाए तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने भी कुछ नहीं किया, dv में क्या है, ऊपर dx है और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx और ये dx, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप चलिए a इज इक्वल टू dv अपॉन dx और ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो ये हो जाएगा v, ठीक। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a dx ये हो जाएगा और ये हो जाएगा v dv, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते हैं इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 हो गई। यहां पे देखिए अगर s इज इक्वल टू 0, ठीक है, s इज इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू क्या होगी, वो u होगी। इनिशियल पोजीशन पर, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर, यस जहां पे s इज इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट जहां 0 हो वहां वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया हमने u है, ठीक। और s इज इक्वल टू s पर जब कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ बॉडी मूव कर जाए, उस केस में वेलोसिटी अगर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो, तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो a dx इंटीग्रेट करेंगे इसको, s इज इक्वल टू 0 टू s, ठीक, 0 टू s तक ये जाएगा। और दूसरी साइड में v dv को अगर हम इंटीग्रेट करें, u और ये हो जाएगा v। इनिशियल पोजीशन u है और फाइनल पोजीशन v है, ठीक है, तो ये हो जाएगा v dv। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू s, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड में ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, यहां u और ये हो जाएगा v। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समान इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने लगा दिया है जब कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे तो 1 ही बचेगा। और जैसे हमने पिछले बताया था कि अगर इंटीग्रेशन dx हो, इंटीग्रल dx हो, उस केस में क्या आता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो x आती है, ठीक। तो वही सेम चीज है, a को बाहर ले लेंगे तो ये dx बचेगा, dx का इंटीग्रल करेंगे x आएगा, चूंकि लिमिट है 0 टू s, तो हमने लगा दिया। यहाँ पे v है तो v पे v प्लस पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और अपन जितना पावर उतना नीचे भी, ठीक, हाँ, इसके उसमें आ जाएगा हर में, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। a और ये हो जाएगा s माइनस 0, और इधर हो जाएगा u स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब आगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये as इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक, और नीचे ले जाते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक, u स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व होने पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशंस जो हमने बताए, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस 80, दूसरी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन तभी अप्लाई होगी जब एक्सेलरेशन यानी a की वैल्यू क्या है, a क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर a कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उस केस में इस इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे। तब सिंपल से फार्मूले को अपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx अपॉन dt से हम चलेंगे, सॉरी dv अपॉन dt से, ये यूनिवर्सल फार्मूला, ये सारी चीजों पे, चाहे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल वेरी करे, उस केस में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो अभी फिलहाल हमने तीन इक्वेशंस बता दिया है। एक चीज इसमें और छूट रही है, उसको करते हैं, फिर ये कंप्लीट हमारा लेक्चर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमने अभी बताया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये t सेकंडों में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी है, ये चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई पूछे कि
nth सेकंड, यानी कि nवें सेकंड में कितनी दूरी चली गई, यानी उस पर्टिकुलर एक सेकंड में, यानी nवें सेकंड में कितनी दूरी चली गई। तो यानी जैसे कहते हैं 11वें सेकंड में या 12वें सेकंड में, 50वें सेकंड में nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ बनाते हैं। देखते हैं कैसे होता। देखिए ये तो है दूरी t सेकंड में चली गई, यानी कि 10 सेकंड में या 12 सेकंड में, 10वें सेकंड में नहीं, ये 10 सेकंड या 12 सेकंड ऐसे, यानी ये पूरा 10 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड में ये चली गई दूरी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 10वें सेकंड में कितनी दूरी चली गई, तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो nth सेकंड में कैसे निकालेंगे, nth सेकंड, n सेकंड सबसे पहले निकालेंगे, n सेकंड में, n सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। तो इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड में कितना दूरी चलेंगे, तो यहां पे सिंपली आप रखेंगे s इज इक्वल टू, ये एस एन है, ये एस n-1, ठीक। यहां निकालेंगे अगर, तो u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम जब घटा देंगे तो nवें सेकंड में कितनी दूरी चली गई है, कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Sn-1 इज इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। उस केस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को हमने घटा दिया। अगर इसकी वैल्यू हम xn रखते हैं, यानी nवें सेकंड में चली इसकी वैल्यू अगर xn रखते हैं, तो xn यानी nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितना आएगी, ये चीज हम समझते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी u(a/2)(2n-1), ठीक है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, वो इतना आ जाएगी। हालांकि इसको सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। इसको तोड़ेंगे तो ये un कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा u, ये आ गया। और इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, n सेकंडों में नहीं है ये, बल्कि nवें सेकंड में कितनी दूरी कवर की गई, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से शुरू करके इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पूरा ये कवर किया। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।